NTV टाइम, जनता की बात जनता के साथ। रायबरेली के जलमऊ तृतीय जिला पंचायत सदस्य वीरेंद्र यादव ने भाजपा जिला अध्यक्ष के बयान की कड़ी निंदा की। कहा, हमारी लड़ाई विचारधारा की है, व्यक्तिगत अभद्रता की नहीं। जलमऊ में राष्ट्रीय सदस्य कांग्रेस पार्टी रायबरेली एवं जिला पंचायत सदस्य जलमऊ तृतीय वीरेंद्र यादव ने आज खास बातचीत में भाजपा के जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल जी द्वारा नेता प्रतिपक्ष एवं सांसद राहुल गांधी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर कड़ी आपत्ति जताई। वीरेंद्र यादव ने कहा कि राहुल गांधी जी देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और एक संवैधानिक पद पर आसीन हैं। सार्वजनिक जीवन में असहमति हो सकती है, लेकिन भाषा की मर्यादा बनाए रखना हर राजनीतिक दल और नेता की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई विचारधारा की है, नीतियों और मुद्दों पर बहस होनी चाहिए, लेकिन अमर्यादित शब्दों का प्रयोग लोकतंत्र की गरिमा के खिलाफ है। नेता प्रतिपक्ष के लिए अमेरिका और इटली की औलाद जैसे शब्दों का इस्तेमाल न सिर्फ निंदनीय है, बल्कि उस पद की भी अपमान है जिस पर वे बैठे हैं। वीरेंद्र यादव ने भाजपा जिला अध्यक्ष से अपील की है कि वे बुद्धि और विवेक से काम ले। अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए ऐसी अनगढ़ भाषा का सहारा क्यों लिया जा रहा है जिसकी अपनी कोई राजनीतिक जमीन नहीं। वो दूसरों को अपशब्द कहकर सुर्खियों में आने की कोशिश कर रहा है। कांग्रेस पार्टी इसकी घोर निंदा करती है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी हमेशा मुद्दों की राजनीति करती है और आगे भी जनता के हितों के लिए विचारधारा के आधार पर संघर्ष करती रहेगी। रायबरेली से गौरी शंकर की रिपोर्ट। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वीरेंद्र यादव जलमऊ तृतीय से जिला पंचायत सदस्य हैं, राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारिणी के सदस्य भी हैं। आइए हम इन्हीं से सीधे संवाद करते हैं। आप अपना परिचय बता दीजिए। वीरेंद्र यादव जिला पंचायत सदस्य और राष्ट्रीय सदस्य कांग्रेस पार्टी। जिस तरीके से आज जिला अध्यक्ष बुद्धिलाल ने नेता प्रतिपक्ष को हरामी शब्द का प्रयोग किया, आप इस पर क्या कहें? देखिए, उनका नाम बुद्धि भले ही है, लेकिन उनके पास 1% भी नहीं है। राहुल गांधी जी इस देश के लोकप्रिय नेता हैं और राहुल गांधी जी के पिता जी राजीव गांधी जी थे, उनकी माता जी इंदिरा गांधी जी थी, उनके पिताजी पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो कौन राहुल गांधी जी को नहीं जानता? उनकी जाति क्या है, उनका धर्म क्या है, उनको परिवार क्या है? कौन नहीं जानता? अब या तो उनका दिमाग खराब हो गया है या तो उनकी बुद्धि काम नहीं कर रही है। तो ऐसे ही कोई आदमी ऐसे शब्दों का प्रयोग करेगा, और उन्होंने जो शब्द का प्रयोग किया है वो अपने आप में असंवैधानिक है, अलोकतांत्रिक है। इस देश के नेता प्रतिपक्ष एक सांसद को उन्होंने ऐसे शब्द का प्रयोग किया है। मैं तो अपने किसी भी विपक्ष के नेता को या कोई दूसरे भी नेता, दूसरे दल के नेता को जिसको मैं नहीं पसंद करता, लड़ाई इस देश में विचारधारा की है। हम किसी को विचारधारा के आधार पे नहीं पसंद करते हैं। उसकी विचारधारा हमारी विचारधारा भिन्न है, अलग है, तो हम किसी को गाली नहीं दे सकते। ये लोकतांत्रिक देश है, संवैधानिक देश है, और ये देश संविधान से चलता है, संसद से चलता है, और सांसद को सर्वोच्च स्थान दिया गया है। तो ऐसे शब्दों का प्रयोग करना मुझे नहीं लगता इस देश के लोकतंत्र के लिए अच्छा होगा, क्योंकि जिस तरह से आज, और जब वो अपने वक्तव्य के दौरान इस शब्द को बोल रहे थे, तो बगल में राज्य मंत्री दिनेश सिंह बैठे थे और वो दाँत चियार रहे थे। तो ये बहुत ही खराब बात है इस देश के लोकतंत्र के लिए, और खास तौर पर आज की राजनीति के तौर पे बहुत खराब बात है ये। बुद्धिलाल जी जिला अध्यक्ष हैं जो रायबरेली के, उन्होंने नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी को अमेरिका की औलाद और इटली की औलाद कहा। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, बुद्धिलाल की बुद्धि काम नहीं कर रही है। राहुल गांधी जी राजीव गांधी के बेटे हैं, और राहुल गांधी जी भारत के जिम्मेदार नागरिक हैं। इस देश के नेता प्रतिपक्ष हैं और इस देश की सर्वोच्च संसद के सदस्य हैं, और ये देश ने उनको स्वीकार किया है, और रायबरेली से वो सांसद हैं। कोई सांसद तभी हो सकता है जो इस देश का नागरिक होता है। तो आज उनका ये जो उन्होंने कहा है, ये पूरी तरह से उनका दिमाग, उनका बुद्धि काम नहीं कर रही है। इसलिए उन्होंने इन शब्दों का, मैं इसका बहुत जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि राहुल गांधी जी पूरा देश और विश्व जानता है कि वो भारत के नागरिक हैं, भारत के लोकसभा के सांसद हैं, भारत के नेता प्रतिपक्ष हैं, रायबरेली के सांसद हैं, ये सभी जानते हैं। उनका ये बयान खाली सस्ती लोकप्रियता के उन्होंने अपने उसमें दिया है, बाकी इसका कोई महत्व नहीं। और बुद्धिलाल जी जिला अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा रायबरेली में राहुल गांधी जी को घुसने नहीं दिया जाएगा। जो सांसदीय क्षेत्र में कह रहे हैं कि घुसने नहीं दिया जाएगा, बताइए इस पे आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, वो किसी के इशारे पे काम करते हैं। उनका अपना कोई बुद्धि विवेक नहीं है। वो, क्योंकि रायबरेली की जनता ने उनको लोकसभा में घुसने नहीं दिया, उनकी पार्टी को।
रायबरेली का आम जनमानस भाजपा को संसद में रायबरेली से नहीं घुसने दे रहा है, इस बात की उनको कुंठा है। और मैं और कहना चाहता हूं, जब वो अपना वक्तव्य दे रहे थे तो बगल में बैठे दिनेश सिंह वो दांत चियार के हंस रहे थे। जनता का कोई चुनाव वो जीत कर दिखाएं। गांधी परिवार ने कभी भी दूसरे रास्ते से इस देश के संसद में पहुंचने का काम नहीं किया है और उन्होंने जनता का चुनाव जीता है और आज राहुल गांधी जी संसद के सदस्य हैं और नेता प्रतिपक्ष हैं। दिनेश सिंह पहले रायबरेली के लोगों का विश्वास जीतें, तब वो जाकर कहीं चुनाव जीतने का उनका ख्याल या उनका सपना वो पूरा हो सकता है, नहीं हो सकता है। उनके अपने विचार और लोगों में उनकी स्वीकार्यता वो बिल्कुल नहीं है। वो कभी रायबरेली से कोई जनता का चुनाव नहीं जीत पाएंगे। दिनेश सिंह मंत्री जो हैं, उन्होंने कहा छात्रों को गुमराह करके प्रधानमंत्री और गृह मंत्री का इस्तीफा मांग रहे हैं, पहले खुद अपना इस्तीफा दें। इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, हम कांग्रेस पार्टी इस देश की जिम्मेदार विपक्ष है और विपक्ष का ये कर्तव्य होता है कि जब सरकार लोगों के ऊपर अन्याय अत्याचार करे, छात्रों के ऊपर अन्याय अत्याचार करे, किसानों के ऊपर अन्याय अत्याचार करे, मजदूर के ऊपर अन्याय अत्याचार करे, महिलाओं का शोषण करे, तो ये विपक्ष की जिम्मेदारी होती है कि वो सरकार का विरोध करे। क्योंकि इस देश के लोगों ने कांग्रेस को वोट देकर विपक्ष में बैठाया है और इस उम्मीद से हर एक व्यक्ति सरकार के साथ नहीं होता है। विपक्ष में जो वोट पड़े हैं उन लोगों ने, उनको सरकार नहीं पसंद है, इसलिए उन्होंने हमको विपक्ष में बैठाकर ये जिम्मेदारी दी है कि सरकार जब किसी के ऊपर अन्याय अत्याचार करे, सरकार छात्रों के ऊपर जिस तरह से छात्रों के 100 150 पेपर लीक हुए हैं, इस सरकार कोई एक पेपर ऐसा नहीं करा पाई है जो पेपर लीक ना हुआ हो। ये सरकार पूरी तरह से फेल है और भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश में शिक्षा व्यवस्था को और स्वास्थ्य व्यवस्था को खत्म करना चाहती है। आज देख लीजिए, इनका जो आज शिक्षा का बजट है, कांग्रेस के बजट से आधा है। जो स्वास्थ्य का बजट है, वो कांग्रेस के बजट से आधा है। तो आप सोचिए कि ये सरकार युवाओं के खिलाफ है, छात्रों के खिलाफ है और जब पेपर लीक से परेशान होकर हमारे कम से कम 50 हमारे देश के होनहार, देश के भविष्य जिन्होंने फांसी लगा ली, आत्महत्या कर ली, तब छात्रों ने इस आवाज को उठाया, अपने हक मांगा और उन्होंने कहा कि इस देश में पेपर लीक बंद होना चाहिए और ये छात्रों की आवाज थी। उन्होंने जंतर मंतर पे इकट्ठा होकर, प्रदेशों में इकट्ठा होकर उन्होंने अपने इस हक की लड़ाई को लड़ा और तमाम ऐसे भाजपा के सांसद हैं जिन्होंने उन छात्राओं को अपशब्द कहने का काम किया है, गाली देने का काम किया है और इस सरकार ने, सरकार के निर्देश पर जिस तरह से दिल्ली पुलिस और देश की पुलिस ने, आर्मी ने उन छात्रों पर लाठी मारने का काम किया है, इस जैसे वो इस देश के अपराधी हैं, आतंकवादी हैं, ऐसा सुलूक इस देश की पुलिस ने हमारे देश के भविष्य के साथ किया है, छात्रों के साथ किया है। लाठी डंडों में कीले लगाकर उन्होंने मारने का काम किया है, महिलाओं और बच्चियों पर लाठी चलाने का काम किया है और किसी से छिपा नहीं है कि उन्होंने जिस तरह से हमारे जो बच्चियां थीं, उनके प्राइवेट पार्ट्स को छूने और गलत तरीके से उनको मारने का काम किया है। इसने पूरे विश्व पटल पर देश को शर्मसार करने का काम किया है और ये पूरा काम भारतीय जनता पार्टी और इस देश के गृह मंत्री अमित शाह के सह पे हुआ है। हम लोग मांग करते हैं कि अमित शाह, क्योंकि उनसे देश नहीं संभल रहा है, वो गृह मंत्री हैं, उनको इस देश से इस्तीफा दे देना चाहिए क्योंकि जिस देश में अगर इस देश का नौजवान, किसान, मजदूर, शोषित, वंचित, गरीब, दलित सुरक्षित नहीं है तो ऐसे गृह मंत्री को तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। हम मांग करते हैं। कहीं न कहीं उन्होंने कहा कि जो विद्यार्थी थे, वो उग्र प्रदर्शन कर रहे थे। उन्होंने ये भी कहा कि वहाँ पथराव किए गए पुलिस द्वारा, तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, आज ही जांच में आया है, एक बहुत जिम्मेदार पत्रकार महोदय हैं, उन्होंने पूरी जांच की है कि जिस ट्रक को पुलिस ने सीज किया था, उस ट्रक को पत्थरों से लाद कर जंतर मंतर पे पहुंचाया गया। ये वीडियो किसी से छिपे नहीं हैं कि पुलिस वहां पहले से टूटी हुई गाड़ियां लाकर खड़ी करती है। ये पुलिस और ये सरकार
क्या इस देश के छात्रों को, छात्राओं को आतंकवादी घोषित करना चाहती है? और दूसरी तरफ अपराधियों को संरक्षण देने वाली सरकार, बलात्कारियों को अपनी पार्टी में शामिल करने वाली सरकार, जो उनको बचाने का काम करती है, वो छात्रों को अपराधी बनाना चाहती है और उनको आतंकवादी घोषित करना चाहती है। क्योंकि अगर इस देश के नौजवान शिक्षा सुधार की बात करेंगे, स्वास्थ्य की बात करेंगे, रोजगार की बात करेंगे, तो ये बात इस सरकार को पसंद नहीं आती है। क्योंकि आज जो भी लोग इस सरकार में बैठे हैं, किसी की डिग्री का पता नहीं, देश के प्रधानमंत्री कितना पढ़े हैं कोई जानता ही नहीं, गृह मंत्री कितना पढ़े हैं कोई जानता ही नहीं, मुख्यमंत्री कितना पढ़े हैं कोई जानता ही नहीं, कोई 8वीं फेल, कोई 9वीं फेल। तो इस तरह के लोग आज इस देश को चला रहे हैं। यह देश का दुर्भाग्य है कि आज योग्य, इस देश के सबसे ज्यादा योग्य राहुल गांधी जी हैं, जिनको पूरा विश्व मानता है। तमाम विश्व के जो टॉप यूनिवर्सिटी हैं, वहाँ उनको लेक्चर के लिए बुलाया जाता है और हमारे देश के प्रधानमंत्री टेलीप्रॉम्प्टर में देख के पढ़ते हैं। सोचिए हमारे विश्व में हमारे देश का क्या इमेज बनती होगी कि जिस देश का प्रधानमंत्री खुद से अपना व्यक्तित्व न कह सके, जिसको इंग्लिश ना आती हो, बिहार में अंग्रेजी बोलेंगे, अमेरिका में हिंदी बोलेंगे, तो कैसा देश के लोग हैं, कैसे ये देश के जिम्मेदार प्रधानमंत्री, गृह मंत्री हैं, इनको इस्तीफा दे देना चाहिए। खुद से इनको इस्तीफा दे देना चाहिए कि अब हमसे देश नहीं संभल रहा है। जो भी योग्य हो इस देश को। जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी धर्म के नाम पर और मंदिर के नाम पर सरकार आई, तो आप इस पर क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, ये सरकार धर्म विरोधी है। ये सरकार हिंदू विरोधी है। मैं इसको साबित करता हूँ। जो भारतीय जनता पार्टी है, उसने गाय काटने वाली, जिसका हम सबसे ज़्यादा सम्मान करते हैं, गाय को हम माँ का दर्जा देते हैं। गाय काटने वाली कंपनी से भारतीय जनता पार्टी ने चंदा लिया और आज दुनिया में भारत दूसरे नंबर पर बीफ का एक्सपोर्टर है, गौमांस का एक्सपोर्टर है। दूसरे देशों में हम गौमांस को सप्लाई कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है। तो आप ये सोच लीजिए कि ये कैसी धार्मिक सरकार है जो सिर्फ ढोंग करती है, जिन्होंने राम मंदिर को लूटने का काम किया है, जो राम के नाम पर जिन्होंने सरकार बनाई, उन्हीं के घर को लूट लिया। 200 करोड़ से ज्यादा की चोरी इन लोगों ने राम मंदिर में की है। 80 लाख की जमीन को 10-10 करोड़ में खरीदने का काम किया है। 15 मिनट पहले जो जमीन 80 लाख की थी, आधे घंटे बाद वो जमीन 8 करोड़ की हो जाती है। तो ये धर्म के नाम पर, ये हिंदुत्व के नाम पर सिर्फ ढोंग करते हैं और ना ये हिंदू के हैं, ना ये राम के हैं। पूरी तरह से ये धर्म और हिंदू के विरोधी हैं और ये हैं तो सिर्फ अडानी के और अंबानी के। देश टूट रहा है, देश की अर्थव्यवस्था टूट रही है, लेकिन अडानी, अंबानी रॉकेट की तरह उड़ रहे हैं। तो आप ये सोचिए कि ये सरकार सिर्फ पूंजीपतियों के लिए काम कर रही है। इस देश के किसान का कर्ज नहीं माफ होगा, लेकिन इस देश के पूंजीपतियों का कर्ज माफ हो जाएगा। इस देश के नौजवान को रोजगार नहीं दिया जाएगा, लेकिन जो भाजपा के मंत्री हैं, उनके बेटों को, किसी को आईसीसी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। जिन्होंने कभी बल्ला नहीं पकड़ा होगा, उनको आईसीसी का चेयरमैन बना दिया जाएगा। तो ऐसे इस देश के जो आज लोग हैं, जिन्होंने इस देश का बंटाधार कर दिया है, हम ये मांग करते हैं कि देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री से देश नहीं संभल रहा है। आप इस देश पर मेहरबानी करिए और इस देश से इस्तीफा दे दीजिए, क्योंकि यह देश बड़ी कठिनाई और मुसीबत से इस देश के लोगों ने अपना खून और पसीना इस माटी को देकर इस देश को आजाद कराया था। आप इस देश के जिम्मेदार आप हैं नहीं, तो कम से कम बेशर्मी से ही सही आप इस्तीफा दे दीजिए और इस्तीफा देकर इस देश को बचा लीजिए। उन्होंने लेकिन विपक्ष की पार्टियों पर आरोप लगाया कि कई सालों से विपक्ष की पार्टियां राज कर रही थी, राम मंदिर उन्हीं की सरकार में बना। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, राम हमारी आस्था का केंद्र है। राम मंदिर गांव-गांव है। रामायण गांव-गांव पढ़ी जाती है। भाजपा का जब इस देश में जन्म भी नहीं हुआ था, उसके पहले से राम है
उसके पहले से धर्म है, उसके पहले से हिंदू हैं। भारतीय जनता पार्टी तो अभी 30-35 साल पहले आई है। ये देश पहले था, इस देश में धर्म पहले था, इस देश में राम पहले थे, इस देश में रामायण लोग पहले से पढ़ते थे, लोगों के नाम राम से शुरू होते थे। ये सरकार सिर्फ़ इस देश को गुमराह करके, इस देश को लूट रही है, गरीबों को लूट रही है, इस देश के विश्वास को लूट रही है और दूसरी बात, ये सरकार इस देश के जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोज़गार, उससे लोगों का ध्यान भटकाकर सिर्फ़ लोगों को और इस देश में जो उनके मित्र हैं पूंजीपतियों को मजबूत करने का और इस देश के गरीबों को और गरीब करने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री जी ने तो धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दे दिया। जिस तरह से कहीं न कहीं छात्रों ने आवाज़ उठाई थी, तो छात्रों के हित के लिए तो काम किया भारतीय जनता पार्टी ने और उनका इस्तीफा दिलवा दिया। तो इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, ये बेशर्म हैं, इतनी आसानी से इस्तीफा नहीं देते। जब इस देश में पूरे देश में नौजवानों ने इन्कलाब कर दिया कि हम धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेकर रहेंगे और जब धर्मेंद्र का प्रधान इस्तीफा लेट हुआ, तो वो गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा माँगने लगे। इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री अपना पद बचाने के लिए उन्होंने तत्काल धर्मेंद्र प्रधान से इस्तीफा दे दिया और हम आपसे कहना चाहते हैं, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा अभी झाँकी है, पूरी लड़ाई बाकी है और गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को इस्तीफा देना होगा और ये देश का नौजवान बिना इस देश के गृह मंत्री और प्रधानमंत्री का इस्तीफा लिए बिना हम छोड़ेंगे नहीं। हमारे साथ खास बातचीत करने के लिए वीरेंद्र यादव जी थे, जो डलमऊ तितली से जिला पंचायत सदस्य हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद इनका।